पहला है हमारा वायु प्रदूषण। हम पहले पॉइंट को लेके चलते हैं कि वायु प्रदूषण और ये होता क्या है। तो वायुमंडल की वे सारी क्रियाएं, या इस तरीके से हम बोल सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की संरचना में यदि कोई अवांछनीय बदलाव होता है, यानी कि जो बदलाव हम नहीं चाहते हैं वायु की संरचना में, ऐसा कुछ बदलाव वायुमंडल में हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वायु प्रदूषण कहेंगे। क्या कहा मैंने? पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की संरचना में यदि कोई अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या अवांछनीय बदलाव होता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं या वायु प्रदूषण कहा जाता है। समझ में आया सभी के कि वायुमंडल की संरचना में जो वायु है उसमें जो अवांछनीय परिवर्तन, जो हम नहीं चाह रहे हैं वो परिवर्तन हो जाए, तो वो हमारा वायु प्रदूषण कहलाता है। अब इसके कारण जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मेनली इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मानव निर्मित, या पहला हम इस तरीके से कॉमन ले तो मानव निर्मित हो गया, और दूसरा है प्राकृतिक कारक। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि प्राकृतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं वायु प्रदूषण के। बताइए, सभी को पता होगा प्राकृतिक कारक, जिसमें मतलब नाम से ही क्लियर है। मैंने 2 पॉइंट आपको बोले, एक बोला प्राकृतिक कारक और दूसरा बोला मानव निर्मित कारक। अब आप मुझे बताइए कि प्राकृतिक कारक इट मीन्स मानव निर्मित है, तो नाम से ही क्लियर है कि सारा योगदान किसका होगा? मनुष्य का होगा। प्राकृतिक कारक यानी कि सारा योगदान किसका होगा? प्रकृति का होगा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? क्या क्या चीजें आएंगी प्राकृतिक कारकों में? बिजली कड़कना। बहुत बढ़िया। और ज्वालामुखी विस्फोट आ सकता है? आ सकता है या नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ आप सभी से। नहीं आ सकता? आ सकता है। वनाग्नि आ सकती है, जंगलों में आग लग जाती है। ये एक प्राकृतिक कारक होगा या नहीं? होगा। सिर्फ एक ही बच्चे को आता है, बाकियों को नहीं आता? बाकी बच्चों को नहीं आता है, या आप सभी? यस मैम। अच्छा, मैं स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है आप सभी के मैसेजेस को रीड करने में, तो कोशिश कीजिएगा कि आप माइक ऑन करें और रिप्लाई करें। ठीक है, ठीक हो गया। और एक है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ये सारी क्रियाएं क्या है? प्राकृतिक क्रियाएं आएंगी। आप तूफान कह सकते हैं, आंधी आती है, ये सब क्या है? वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारक हैं, जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता है। अब मानव निर्मित कारकों की बात हम कर लेते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? मैम पेड़ों का काटना, और एसी वगैरह। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं। बिल्कुल, कारखानों से निकलने वाला धुआं भी हो गया मैम। हाँ, शोरगुल हमारा वायु प्रदूषण, ठीक है। और वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये भी हो सकता है ना? गैस रिसाव, ये नहीं हो सकता? हो सकता है? यस मैम, हो सकता है। और मैम जब पॉलिथीन जलाते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमने चलिए अभी हाँ जी बोलिए। पॉल्यूशन मैम, जो हम बम पटाखे फोड़ते हैं उनसे भी जो प्रदूषण होता है वो भी हमें प्रभावित करता है। हाँ, ये सारी चीजें क्या होंगी? मानव निर्मित हमारा कहलाएगा। अब हम कॉमन 1 बाय 1 इन्हें पढ़ लेते हैं, जो मेन हमारे एग्जाम में कुछ छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे हमने पहले बात करी थी ज्वालामुखी विस्फोट की। अब आप मुझे बताइए, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो ये हमारे वायुमंडल को कैसे प्रदूषित करता है? किसी को पता है? मैम उसमें हाँ, कौन सी मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप सभी को क्या पता है कि कौन सी गैस निकलती है जो कि हमारे वायुमंडल को दूषित करती है? चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं है तो हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाँ ये कह सकते हैं, इवन ये मेन माना जाता है कि इसके माध्यम से हमारा जो जलवाष्प और हमारी SO2 गैस रिलीज होती है, जो कि हमारे वायुमंडल को क्या करती है? प्रदूषित करती है। दूसरा है हमारा जंगलों में आग लगना। अब जंगल में आग लग रही है तो वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन कौन सी गैसें रिलीज होंगी जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करेगी? इसमें सबसे ज्यादा रिलीज होती है CO और CO2। फुल फॉर्म आप ही बताएंगे, CO की फुल फॉर्म क्या होती है और CO2 की फुल फॉर्म क्या होती है? ये इसलिए है कि कुछ बच्चे तो जानते होंगे,
लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो CO और CO2 की फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो जो बच्चा जानता है वो बताएगा। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन और मोनोऑक्साइड CO2 किसे? कार्बन डाइऑक्साइड। गुड। CO मीन्स होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी जंगलों में आग लगती है तो सबसे ज्यादा इन दो गैसों का रिसाव होता है जो हमारे वायुमंडल को दूषित करता है। और इसके बाद हमारा आता है वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या निकलती है? वाहनों से सबसे ज्यादा हमारे CO और जो सीसा है वो रिलीज होता है जो हमारे वायुमंडल को दूषित करता है। ठीक हो गया। और एक बात मैंने आप सभी से कही थी, अच्छा वो मैं बाद में क्लियर करती हूँ। वाहनों से हमारा निकल गया CO और सीसा जो कि वायुमंडल में प्रदूषक कहलाता है और प्रदूषण का कारण बनता है। नेक्स्ट है कारखानों से निकलने वाला धुआं। कारखानों से सबसे ज्यादा क्या निकलती है? कौन सी गैस रिलीज होती है? वाहनों से तो CO और सीसा मैंने बोल दिया, और भी निकलती होंगी, मैंने ज्यादा मात्रा में आपसे बोला है। अब इसी तरीके से कारखानों में से सबसे ज्यादा कौन सी गैस का रिसाव होता है जो कि हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है? कारखानों में सबसे ज्यादा CO2 गैस रिलीज होती है कारखानों से। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आपके आसपास ज्यादा मात्रा में O2 ना होकर के CO2 है तो वो क्या होगी? हमारे लिए प्रदूषण कहलाएगी या हमारे लिए प्रदूषण का एक कारण होगी या नहीं? क्योंकि हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं सभी को पता होगा ना? पता है? यस मैम। हम वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? O2 की फुल फॉर्म ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ पौधे कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जो बच्चे जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब ज्ञानी हो और सबको सब कुछ आता हो। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो बस ध्यान रखिएगा और कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात मैंने कही थी कि कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, ये क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, उनका सड़ना गलना। बिल्कुल। जब इसमें कहने का मतलब ये था कि जब कोई गीला पदार्थ या सजीव पदार्थ पानी के साथ मिल करके अपघटित हो जाता है या अपघटन की क्रिया करता है तो उसमें क्या होता है? कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन गैस। आप सभी से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जानवर जब जुगाली करते हैं तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है? एग्जाम में पूछा गया कई बार कंपटीशन में। तो इसका एक आंसर क्या है? मीथेन। बहुत बढ़िया। हाँ, और जब कचरा सड़ जाता है तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है? इसमें मीथेन, उसमें भी मीथेन होती है। तो ये सारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके अपघटित हो जाते हैं और मीथेन गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाए या मीथेन ज्यादा हो जाए, ये जो मात्रा ज्यादा हो जाती है यही तो हमारे प्रदूषण का कारण बनती है। क्योंकि हर गैस की एक लिमिटेशन है ना कि पर्यावरण में इतना % होना चाहिए, इससे ज्यादा हुआ तो वो एक प्रदूषण कहलाएगा। सभी को पता होगा ना? पता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? नाइट्रोजन। कितना %? वेरी गुड। 78%। ऑक्सीजन का परसेंटेज भी बता दीजिए। 78 ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% और 21 और 1% ऑर्गन है और 1% बहुत सारी गैसेस जाती हैं। 0.03% CO2 और भी बहुत सारी गैसेस जाती हैं। ठीक है, आप सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बस एक कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बोल रहे हैं तो एक बच्चा बोले उसके बाद दूसरा बोले, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो 1 by 1, अगर आप एक ही बात को भी दो बच्चे बोल रहे हैं तो वो क्या होगा? उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो आप 1 by 1 बोलें ताकि बच्चा क्लियरली उस बात को सुन सके और समझ सके। ठीक। और इसके बाद चलिए हमने ये बात कर ली, और इसका एक और कारण हो सकता है वायु प्रदूषण का, क्या? गैस रिसाव। ये तो सभी ने सुना भी होगा, 1984 में भोपाल में एक गैस रिसाव त्रासदी जिसे कहते हैं भोपाल। हाँ, उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट।
हाँ, MIC जिसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म बच्चों ने अभी किसी ने बताई भी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। ठीक, बहुत बढ़िया। और कुछ सर्वाधिक प्रदूषक अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषक की बात मैं कहूँ तो वो कौन से गैस है जो सर्वाधिक प्रदूषक मानी जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन। बहुत बढ़िया, किसने बताया ये? नाम भी बताइए। संगीता गंगवार। बहुत बढ़िया, शाबाश संगीता। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम लोगों को क्या लगता है कि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस कौन सी है? CO2। हम सभी यही मानते हैं ना। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन को पूछने का तरीका मैं अगर कहूँ, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, या हिंदी में यही बोलते हैं आई थिंक, वैश्विक तापन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है, तब आप आंसर देंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है अगर आपसे पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा CO2। लेकिन प्रदूषण की दृष्टि से वायुमंडल को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का होता है, अगर ये आपसे पूछा जाता तो आप आंसर क्या देंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया ना सभी को? अंतर समझ में आया? अगर आपसे पूछते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है तो आंसर क्या होगा? CO2। अगर आपसे पूछते हैं, हाँ, अगर आपसे पूछते हैं कि प्रदूषण की दृष्टि से वायुमंडल को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ठीक हो गया। ये सारे कारण हैं, वायु प्रदूषण के कारण है ना ये सभी। अब नेक्स्ट है हमारा प्रभाव। प्रभाव की बात अगर हम करें तो क्या क्या प्रभाव होता है वायु प्रदूषण से हमारे पर्यावरण में? क्या क्या प्रभावित होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, बताइए। प्रभाव बताइए, क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसान होता है हमें? कुछ नहीं होता नुकसान। सांस लेने में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा तो। सांस लेने में दिक्कत होती है, और ओजोन क्षय जो अभी हमने बात करी थी, सारी डिजीज हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है हमें। और ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो भी तो एक वायुमंडल का ही, वायु प्रदूषण का ही कारण है। पॉल्यूशन की वजह से में प्रॉब्लम आ जाती है। यस मैम, ओजोन परत का जो परत है वो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था उसे। अभी मैंने आपको आगे जो एक स्टोरी सुनाई थी, पूरी स्टोरी कह सकते हैं उसे, उसमें मैंने आपको क्या बोला था, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सही होती जा रही है, उसका लेवल बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा रिकवर हो रही है। सही बात है। ओजोन क्षय, इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ओजोन परत पर पड़ा है। और अभी की जो सिचुएशन है लॉकडाउन के बाद की, तो उसका बहुत ज्यादा सुधार हमें देखने को मिला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी, इस पे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अगर हमारे पर्यावरण में, मैंने अभी बात करी कि CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारे जो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं? तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा या नहीं? यस मैम। हाँ, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सबसे ज्यादा पृथ्वी के तापमान को खतरा रहता है क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और सबसे मेन एक जिसे कहते हैं हम अम्ल वर्षा, ये भी तो इसी का एक कारण है। और अम्ल वर्षा में होता क्या है, बताइए। गैसें जमा हो जाती है वायुमंडल में, वो वर्षा के द्वारा पुनः धरती पे आ जाती है, जिसके कारण जंतु को, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं आप। देखिए, जो भी बता रहे थे बहुत सही बता रहे थे। जब हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं, अब उसमें जो मेन हमारी SO2 और NO2, अब SO2 और NO2 की फुल फॉर्म आप बताएंगे। ये जो मेन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो दो गैसें हैं ये मेनली उस टाइम पे प्रदूषक का कार्य करती है। वायुमंडल से बहुत सारी गैसें रिलीज हुई और वहां पे SO2 और NO2 जो है वो वायुमंडल में जाती हैं और जलवाष्प के साथ मिल करके, यानी कि जलवाष्प के साथ क्रिया करके, SO2 और NO2 ने जलवाष्प के साथ क्रिया की और उसके बाद बादल जो आसमान में वायुमंडल में पहले से हैं उनके साथ मिल करके अम्ल वर्षा के रूप में दो चीजें
हमारे मेनली होती हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, H2SO4 और HNO3 के रूप में हमारी धरती पे वापस आती हैं। यही तो होता है ना, H2SO4 और HNO3। अब इनकी फुल फॉर्म कौन बताएगा? H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 को बताइए। नाइट्रिक एसिड। तो यही वाली बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ ठीक है, सभी को पता है, सबके रिप्लाई से लग रहा है कि हाँ सभी को पता है। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में वो कौन से दो प्रदूषक हैं जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, तो वो आपके होंगे SO2 और NO2। और अम्ल वर्षा के रूप में कौन से वो दो प्रदूषक हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? H2SO4 और HNO3। समझ में आ रहा है ना, कौन सी दो चीजें मिल करके किन दो चीजों को रिलीज करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि SO2 और NO2 मिलते हैं और किसके रूप में अम्ल वर्षा होती है? H2SO4 और HNO3 के रूप में। ये कुछ कॉमन थे कारण। इसके साथ ही कुछ सामान्य समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं भी हो जाती हैं वायुमंडल या वायु प्रदूषण से। कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, किसी को पता है? ठीक, अब कैसे? अगर मान लीजिए हमारे वायुमंडल में पारा Hg बहुत ज्यादा हो गया है, तो कौन सी समस्या होगी? पारा बहुत ज्यादा वायुमंडल में है तो मनुष्य को पेट से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। और इसी तरीके से CO की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो गया, तो उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन, हमारा रक्त परिसंचरण जो है वो इफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है और उसके लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही अगर हमारे वायुमंडल में सीसे की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, जो वाहन से निकलता है, मैंने बताया था, सीसे की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो जो हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर प्रभाव डालता है। तो ये छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं कि अगर वायुमंडल में Hg पारा बहुत ज्यादा हो गया तो वो किस एरिया को इफेक्ट करेगा, CO बहुत ज्यादा हो गया तो वो किस एरिया को इफेक्ट करेगा, और सीसा अगर किसी ज्यादा है तो वो किस एरिया को इफेक्ट करेगा। Hg पारा बहुत ज्यादा है तो पेट से संबंधित रोग होंगे, CO ज्यादा है तो ब्लड से रिलेटेड रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। सीसा अगर ज्यादा है तो वो ब्रेन के जो नर्वस सिस्टम है उससे संबंधित रोगों को बढ़ावा देता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक हो गया। अब हमने प्रभाव की बात कर ली, अब हम करेंगे उपचार। उपचार क्या क्या है इन समस्याओं को? सर एक बार ललित सर को बुला दीजिएगा, मुझे नहीं पता कहाँ है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं उपचार की। उपचार कैसे कर सकते हैं? वायुमंडल अगर हमारा प्रदूषित हो गया है, वायु हमारी दूषित हो गई है, तो हम, सर मेरी स्क्रीन आगे नहीं बढ़, वायु प्रदूषण के उपचार क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला उपचार जो हम यूज करते हैं, पेड़ लगाओ। बहुत बढ़िया। और ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो इसे मैं फिर से आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बहुत अच्छी कोशिश थी कि आपको कुछ फिगर वाइज समझा सकूं, बट कोई नहीं। अभी हम उपाय की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं। वृक्षारोपण कर सकते हैं, सही बात है, वृक्षारोपण के द्वारा हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है, उद्योगों में वायु शुद्धिकरण यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो वायु है वो शुद्ध रहे। नेक्स्ट है, चिमनियों की अधिक ऊंचाई। अब हम अगर चिमनियां ऊंचाई पर लगा देंगे तो इससे होगा क्या? उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या होगा? प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। ज्यादा अगर मैं उसे यहाँ पे रखूं तो ये क्या होगा? जो इसके यहाँ पे एरिया है, ये एरिया है, ये भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ये इतने ऊंचाई पे है तो यहाँ की चीजें क्या होंगी? इफेक्ट नहीं करेंगी या इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा ही होगा ना? ऐसा ही होगा। यस मैम। ठीक। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक परावर्तक एवं सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग। अभी यहाँ पे एक वर्ड है सीसा रहित पेट्रोल, तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि सीसा हमारे किस चीज को इफेक्ट करता है? अभी मैंने बताया था, चलिए बताइए। ब्रेन। बहुत बढ़िया, शाबाश। ब्रेन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स रहती है, ब्रेन के नर्वस सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, उसको इफेक्ट करता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उत्प्रेरक परावर्तक का उपयोग क्या होता है? अब ये उत्प्रेरक परावर्तक क्या होता है
ये एक प्रकार का प्रदूषक नाशक जो होता है, यानी कि प्रदूषण को नष्ट करने वाला यंत्र होता है, जिसे मोटरसाइकिल के जो साइलेंसर होता है उसमें लगाया जाता है। अगर आप इसे साइलेंसर में लगा देंगे तो ये क्या काम करेगा, जो भी वहां से दूषित गैस आ रही है ये उसको फिल्टर करके आगे भेजता है कि आपको एक अच्छी गैस मिलेगी वातावरण में, और बाकी जो खराब गैसें हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं उसे ये फिल्टर कर देता है। समझ में आया? उत्प्रेरक परावर्तक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है घरों में धुआं रहित ईंधनों को प्रोत्साहन देना। आप ऐसी चीजों का यूज कर सकते हैं जिससे धुआं ना फैले। और उसके बाद है जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग। वैकल्पिक ऊर्जा कौन कौन सी हो सकती है? सौर ऊर्जा हो सकती है हमारी, और क्या क्या हो सकती है? पवन ऊर्जा हो सकती है ना। और जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे अहम भूमिका जीवाश्म ईंधन की होती है, इसलिए इसके विकल्प का ढूंढना या इसका होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, वायु प्रदूषण हमने पढ़ा, वायु प्रदूषण के कारण हमने पढ़े, उसका प्रभाव हमने पढ़ा, उसका उपचार हमने पढ़ा। अब अगर हम बात करें, इसको मुझे रिवाइज कराना था पर थोड़ा बहुत इतना हल्के से मैंने चीजों को लिया है तो शायद से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो रिवीजन करने से अच्छा अगर मैं इसे लेसन प्लान से कोरिलेट करके पढ़ाऊं तो आप सभी को कोई दिक्कत है? देखिए, ये प्रभाव हैं जिन्हें मैंने थ्योरी के फॉर्म में आपको समझाया था। ये मानवकृत कारक हैं वायु प्रदूषण की, ये प्राकृतिक कारक हैं जिनकी हमने बात की थी। ये वायु प्रदूषण की एक परिभाषा, मैंने कॉमन परिभाषा आप सभी के साथ शेयर की थी। ये जो WHO ने कही है वो थी कि वायु का प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु में मनुष्य तथा उसके वातावरण के लिए हानिकारक ठोस, तरल या गैसीय पदार्थों के प्रवेश से वायु का प्रदूषण होता है। यानी कि हमारी वायु में किसी भी तरीके से कोई ठोस हानिकारक पदार्थ मिल जाए, कोई द्रव हानिकारक पदार्थ मिल जाए या कोई गैसीय हानिकारक पदार्थ मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक है या हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है। इसके बाद ये हमारे प्रकार थे, प्रदूषक की बात हमने कर ली थी। ये हमारी इन परिभाषाओं का कंक्लूजन था। परिभाषा एज इट इज आपको समझनी पड़ेगी। बात सभी में वही कही गई है कि जल, वायु और भौतिक के रासायनिक, जैविक या भौतिक गुणों में कुछ ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो कि हमारे लिए हानिकारक हो वो वायु प्रदूषण कहलाता है। तो इन्हें आप देख लीजिएगा। इनका अगर कंक्लूजन मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँ, कंक्लूजन की बात मैं इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि ओवरऑल बात निकल के आई तो रिजल्ट क्या रहा, हमने ओवरऑल जो समझा वो क्या था इन परिभाषाओं के आधार पे। तो इसमें ये बात कही गई कि मानव की क्रियाओं से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं वो प्रदूषक होते हैं या वो प्रदूषण फैलाते हैं। मनुष्य की क्रियाओं से जो भी अपशिष्ट, कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट है वो भी एक प्रदूषण का कारण बनेगा और वो भी एक प्रदूषक कहलाएगा। दूसरा पॉइंट ये शो करता है कि इन अपशिष्टों से निपटना मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी है, उनसे जो भी रॉ मटेरियल निकलता है उसे हम कैसे मैनेज करें जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित ना हो। तो ये मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हमें समझ में आया। और तीसरा पॉइंट ये